हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस मामले पे कि अपोजिशन के साथ हुकूमत की जो भी गड़बड़ है, जो भी मामलात हैं, वो तो एक अलग साइड पे, लेकिन अपने ही इत्तेहादियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जिस तरह से खटपट बरकरार है और ये आगे बढ़ती ही चली जा रही है। बिलावल भुट्टो की आज मुलाकात स्केड्यूल थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, लेकिन वो नहीं हुई बिलावल भुट्टो की मसरूफियात की वजह से। अब ये कल होगी। तो पीपल्स पार्टी एंड PMLN के दरमियान जो चीज़ें टेढ़ी हैं, क्या वो सीधी हो सकती हैं? क्या वो जो उलझनें हैं वो सुलझ सकती हैं? और क्या इसी तरह से मामलात चलते रहेंगे इत्तेहादी हुकूमत के साथ? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि इत्तेहादी हुकूमत के अलावा जो अपोजिशन के साथ मामलात हैं हुकूमत के, वो कहाँ तक ठीक होने की तवक्कुआत है? क्योंकि अब रमज़ान का तो आगाज़ हो चुका है और इसके बाद अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तैयारियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। और रमज़ान के बाद, ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान कर रखा है कि वो एक एहतजाजी तहरीक चलाएगी। लेकिन अगर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तश्कील पा जाता है तो क्या ये तहरीक वाकई चल पाएगी? रमज़ान के बाद, ईद के बाद हुकूमत के लिए इसमें कोई परेशानी, ख़तरा अगर ना भी हो, कोई परेशानी का सबब इसमें से निकल सकता है? और क्या हुकूमत अपने लिए परेशानियाँ खुद पैदा कर रही है? क्या खुद अपोजिशन को एक ऐसा ईंधन, ऐसा फ्यूल प्रोवाइड कर रही है कि जिसकी बुनियाद पे हुकूमत के फ़ैसलों पे या हुकूमत के कारकर्दगी पे तनकीद होती रहे? मिसाल के तौर पे अभी ओवर द वीकेंड कैबिनेट में इजाफा किया गया, क्या इसकी वाकई ज़रूरत थी? क्योंकि जो नाम सामने आए हैं वो सब अपनी जगह पे इंडिविजुअली काबिल एहतराम हैं और बड़े ज़बरदस्त नाम हैं, लेकिन क्या कैबिनेट का साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत थी? अभी तक पोर्टफोलियोज़ असाइन नहीं किए गए इन मिनिस्टर्स को। तो एक तरफ हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ऑस्टेरिटी, राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग उसका बयानिया देती है, लेकिन साथ ही कैबिनेट में तोसी। तो ये क्या तज़ादात नहीं है और क्या इससे अपोजिशन के बयानिए को तक़वियत नहीं मिलती? इन्हीं मामलात पे और कुछ दीगर मामलात और मुद्दात हैं सियासी, उन पे ज़रा सवाल जवाब करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, PMLN के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, सेनेटर हैं डॉक्टर सरका तैमूर साहिबा, बड़ी ज़बरदस्त सियासतदान भी है और तर्जुमान भी हैं अपनी पार्टी की। और पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा और सेनेटर हैं शहादत आवान साहब, बड़ी ज़बरदस्त नुमाइंदगी करते हैं पीपल्स पार्टी की। राना एहसान अफजल साहब, क्या डिफेंड हो सकता है कैबिनेट में एक्सपेंशन, और अगर हो सकता है तो किस तरह? क्या इसकी वाकई कोई ज़रूरत थी? और ना सिर्फ आपके मुखालिफिन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं बल्कि PMLN के अपने लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ नामों के शामिल किए जाने पे। देखें, सबसे पहले तो बहुत सारे ऐसे वज़ीर थे जिनके पास 3-3, 4-4 वज़ारतें थीं और काम का हुजम जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म्स हैं उनको आगे लेके जाना है। और फिर देखें, बहुत सारा असेंबली के अंदर मिनिस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपने जो कमेटीज़ होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ रिप्रेजेंट करना होता है। तो बिल्कुल एक रिक्वायरमेंट थी, कैबिनेट एक्सपेंशन की ज़रूरत थी और उसको बढ़ाया गया। और वैसे भी आइन के अंदर 11% जो है वो कैबिनेट का नंबर हो सकता है आइन के मुताबिक। तो जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो फेडरल कैबिनेट होती है, और फिर जूनियर मिनिस्टर्स जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, और फिर स्पेशल असिस्टेंट्स को उस तरीके से कैबिनेट के वो मेंबर्स नहीं होते, लेकिन वो स्पेशल इन्विटेशन के तहत वहाँ मौजूद होते हैं अगर उनको उनका सब्जेक्ट हो। तो मैं समझता हूँ अब टीम मुकम्मल है और अब डिलीवरी का टाइम है। तो बिल्कुल कैबिनेट बढ़ाने में कोई कसर नहीं है, आइन के मुताबिक है। और प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूरत फील की कि जो नए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो यूथ है उसको भी आगे लेके जाया जाए। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सूरत हाल की शक्ल में आए हैं और जो सीनियर मेंबर्स हैं वो फेडरल मिनिस्टर के शक्ल में आए। और अब देखें, हमारे से आप डिलीवरी का पूछें और मैं अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 1.5% पे क्लॉक इन हुई है महंगाई की शरह फरवरी के अंदर,
और जिससे जो एवरेज है जुलाई टू फरवरी महंगाई की शरह वो 5.9% पे आ गई है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जो 1.5% आई है महंगाई की शरह वो पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम तरीन है। तो ये जो है वो अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ IMF का रिव्यू आ रहा है, वो भी बड़ा स्मूथली जाएगा। हम पूरी उम्मीद है कि उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल जहां डिलीवरी की बात है, आप हमें कटहरे में खड़ा करें। टीम मुकम्मल हो गई है, अब हमने डिलीवरी देनी है। अच्छा, ये जो दो बातें आपने बड़ी ज़बरदस्त की हैं, एक तो आपने क्लेम किया है कि जो क्लॉक इन हुई है 1.5% पे महंगाई, इस पे सेंटर ज़रका साहिबा का भी और सेंटर शहादत साहब का भी मैं ज़रा व्यू पॉइंट लूँगी। लेकिन आपने ये भी कहा राना एहसान साहब कि अब टीम मुकम्मल हो गई है, अब मुकम्मल हो गई है। लेकिन जो सुनने में आया, जो मेरे पास भी खबर है कि दिस द फेज़ 1 ऑफ द एक्सपेंशन, इसके बाद अगले फेजेस भी हैं। तो अगले फेजेस होंगे, नहीं होंगे, या अब इसके बाद कैबिनेट में कोई मजीद एक्सपेंशन नहीं होगी? इसके बाद तो मेरे ख्याल से पोर्टफोलियोज काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं नहीं कह सकता कि आगे एक्सपेंशन होगी या क्या होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है काफ़ी हद तक अब तो एक वजारत में फेडरल मिनिस्टर भी होगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होगा। और शायद ही कोई ऐसी वजारत हो जहाँ एक वजीर के पास 2 वजारतें हों। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अब मुश्किल ही होगा। तो मुकम्मल हो गई हैं जो नशिस्तें हैं। ठीक है, ठीक। एक वजीर के पास 2 वजारतें नहीं हैं, लेकिन उसी वजारत का एक और वजीर भी आ गया है कैबिनेट के अंदर। सेंटर ज़रका तैमूर साहिबा, इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। फेडरल कैबिनेट के एक्सपेंशन का एक डिफेंस पेश किया, एक लॉजिक पेश किया राना एहसान अफजल साहब ने। एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि जो महंगाई 1.5% पे ले आए हैं, जो आपकी हुकूमत PMLN के मुताबिक 35%, 40% पे छोड़ के गई थी, वहां से शहबाज शरीफ की हुकूमत 1.5% पे ले आई है। ज़रका तैमूर साहिबा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये बातें इस तरह की करने से, बहुत मेरे ऑनरेबल भाई हैं, इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेशन वो शरह है जिससे महंगाई हो रही है, जो आम आदमी के लिए, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, और जो महंगाई हो चुकी है उसमें कोई कमी नहीं आई। जो अब और महंगाई हो रही है उसका जो स्पीड है वो कम होकर 1.5% हो गई है। यानी महंगाई बतदरीज जारी है, लेकिन 1.5% के तनासुब से हो रही है, 10 या 15% के तनासुब से नहीं हो रही। तो ये तो महंगाई की कहानी है। यानी जो महंगाई हुई, जो आटा, दाल, तेल, चीनी जो महंगे हुए, जो बिजली का पहाड़ इन्होंने हम पे गिराया, जो पेट्रोल का पहाड़ ये इन्होंने हम पे गिराया, वो सब जिस जूं के तू जो इन्होंने महंगाई की है अपने 2 साल में, वो वहां की वहां है, और वो और भी बढ़ रही है, लेकिन तनासुब उसका सिर्फ 1.5% है। ठीक है जी, ये बात मैं क्लियर करना चाहती थी। दूसरी बात, अच्छा, यानी कि आप तस्लीम कर रही हैं कि 1.5% हो गई है, महंगाई के बढ़ने की शरह आप कह रही हैं कि कम हो गई। महंगाई का तनासुब, हाँ, तो मेरा मतलब है ये जो बात है, महंगाई तो कम नहीं हुई ना, महंगाई तो सारी इन्होंने कराई। जब हम गए थे तो 160 का डॉलर था, तो अब 280 का है। ये अच्छी बात है कि डॉलर अभी स्टेबल है, लेकिन आप ये देखिए कि महंगाई कहाँ जा रही है, लोगों के घर चल नहीं रहे, चूल्हे जल नहीं रहे। अच्छा, दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि इस मुल्क में इस वक्त कोई 125 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उससे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को चलाने का काम हुकूमत का होता है, और इसी से हमारे इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो प्रोविंसेस में हैं और जो सेंटर में हैं, उनके वाइस चांसलर और रेक्टर एक्टिंग हैं। कोई ये ना, इन्होंने मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कॉमसैट यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर उसका ऐड भी निकला कि उसका रेक्टर अपॉइंट हो। ऐड में जो 3 नाम शॉर्ट लिस्ट हुए, एक नाम को इन्होंने कंसिडर किया, बाकी दोनों को इन्होंने रिजेक्ट करके इन्होंने एक्टिंग चार्ज चला रहे हैं 1.25 सालों से। इस तरह हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं GCU के बोर्ड पे हूँ, कॉमसैट्स का मैंने आपको जिक्र किया, इसी तरह हर सूबे में यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एक इस वक्त एडहॉकिज्म का सारा कारोबार चल रहा है। और जब आप अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो ये सियासत टीवी पे जो हम खेलते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुल्क को कारकर्दगी दिखानी है, इनके जो भी मिनिस्टर्स हैं, प्रोविंशियल, फेडरल, तो कारकर्दगी दिखाई है ना सेंटर ज़रका साहिबा, कारकर्दगी दिखाई है ना। देखिए, अभी मरियम नवाज साहिबा ने जो मरियम नवाज साहिबा ने इश्तिहार दिए हैं, जो 60 पेजेस के इश्तिहार दिए हैं, अच्छा काम कर रही हैं मरियम साहिबा। इश्तिहारों की बात कर रही हैं आप। देखिए, मेरी बात सुनिए,
इश्तिहारों की बात तो वो तो मैं तनकीद नहीं करना चाहती मरियम साहिबा की, इसलिए क्योंकि शी इज़ अ लेडी। मैं किसी लेडी की तनकीद इसलिए नहीं करती क्योंकि पहले मर्दों की कर लें फिर औरतों पे आएंगे। तो 3 चीफ मिनिस्टर मर्द भी हैं, पहले उनके ऊपर तनकीद कर लें फिर मरियम साहिबा पे आएंगे। लेकिन इश्तिहार देने से तो एजुकेशन नहीं ना बढ़ने वाली। एजुकेशन, कोई भी काम अगर आपने करना है आपको बैठ के उसका काम करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। आप देखें चाइनीज़ हमारे बड़े करीब के दोस्त हैं, उनसे बहुत कुछ कारोबार भी है, काम भी है। वो देखें उनके जो टॉप लेवल की जो उनका शी जिनपिंग साहब के जो उनके हवारी हैं, वो हर 2 महीने के बाद लंबी लंबी ट्रेनिंग्स उनकी होती हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक एक लाइन, एक एक डिटेल। यहाँ पर तो आप सोचें, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब हैं, बड़े हम उनकी इज्जत करते हैं, ओहदों पे रहे हैं हमेशा। उनसे पूछें जो उन्होंने 20 साल पहले जो प्लान दिया था क्या वो इम्प्लीमेंट हो गया? अब उन्होंने एक नया प्लान दे दिया है, वो हर बारी एक नए हॉल में एक नया प्लान आ जाता है। अब उड़ान हो गया, वो पुराने ही प्लान उड़ते हैं। कभी गवादर का प्लान आता है, गवादर में अभी तक ना बिजली आई ना पानी आया। तो मुझे ये बताएं, ये इस तरह जो आंखों में धूल झोंकने की बातें हैं ना, अभी देखिए ना एक नया रमजान पैकेज दे दिया, चलो जी लोगों में बांट दो। 20 अरब का दिया है, इससे मुल्क तरक्की ज़रका तैमूर साहिबा, 20 अरब का पैकेज, दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल। अच्छा ठीक है, आपने जो एक चार्जशीट बल्कि सवालात की, लॉट ऑफ मनी बीइंग गिवन आउट एज हैंडआउट्स टू पीपल। उसमें कहाँ पैसे कहाँ जाते हैं आप बताएं? काम परफॉर्मेंस होती है जहां आप इदारों को स्ट्रॉन्ग करें, जहां आप एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। आप कह रही है, ठीक है, आप कह रही है कि महंगाई कम करने से 20 अरब का पैकेज देने से कारकर्दगी नहीं होती। ठीक है, आप कह रही है कि आप इदारों को मजबूत करें, 20 अरब का पैकेज देने से। ये तो देखे ना, आपने खुद ही कह दिया गरीदा के 60 पेज का इश्तिहार दिया। तो इन चीजों से मुल्क नहीं बढ़ते, इन चीजों से आपकी तस्वीर आती है, इन चीजों से आपका नाम ज़रका साहिबा, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आपकी तरफ जो मैं हाजिर होती हूँ, लेकिन जरा सेंटर शहादत आवान साहब से मैं कमेंट ले लूँ। एक तो ज़रका तैमूर साहब PTI से हैं, चलें ठीक है, उनका जो शिकवा है, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं बजा हैं हुकूमत के साथ, इत्तेहादियों के भी ग्रीवेंसेस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तो सबसे पहले मैडम मैं ये बताऊँ कि राना साहब ने और मैडम ने मौजूदा जो कैबिनेट है उसके बारे में बात की, तो ये तो एक हकीकत है कि अभी PTI को मैच करने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास 36 जो है ना, मैं समझता हूँ कि अभी गुंजाइश 36 लोगों की है। अगर आप याद करें तो PTI की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त 34 मिनिस्टर्स थे जी, 40-50 से ऊपर चली गई। मैं गुजार 40-50 से ऊपर नहीं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। उसके बाद आपके पास 7 जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, 10 आपके पास एडवाइज़र थे, 33 आपके पास स्पेशल असिस्टेंट थे, मीनिंग बाई 86, और 86 में से 50 माइनस कर लें तो 36 राना साहब के पास गुंजाइश है। लेकिन अगली बात सुने, सिलसिला ये है कि चूँकि मौजूदा गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग इसलिए कर रहे हैं कि आवाम के ऊपर ताकि बोझ ना पड़े, जो मिनिस्टर्स के पास जो गाड़ियाँ हैं वो वापस ले ली जाएं, फ्यूल वापस ले लिया जाए, उनकी सैलरीज जो हैं वो न ले दी जाएं। लेकिन एक तरफ आप यकदम जो है एक हफ्ते के बाद जो है आप यकदम इतने लोग बढ़ा दें, और लोग भी वैसे बढ़ा दें कि जिनके ऊपर आपके अपने लोग जो हैं एतराज़ करने लग जाएं, एतराज़ करना शुरू कर। इस पर भी आते हैं, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो राना एहसान साहब ने कहा कि अभी नंबर तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। मैं गुजारिश इसलिए मैंने कह दिया ना कि उसके अलावा जो अपोजिशन है वो तो एतराज़ नहीं कर सकती, क्योंकि अपोजिशन के 86 थे और मौजूदा जो गवर्नमेंट है जिनको हमने सपोर्ट किया, 36 का भी आंकड़ा जो है 36 का आंकड़ा बाकी है। लेकिन बाकी बात रहेगी कि हमारा हुकूमत के साथ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आपको बताऊं कि हमने जिस तरीके से मौजूदा सेटअप है इसको हमने ज्वाइन किया, हम इनके तहादी जो हैं इनके साथ नहीं है, लेकिन इनको हमने सपोर्ट की। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमारा इनके साथ, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सर, प्रेसिडेंट जो हैं अभी जब वो पंजाब में दौरे पे भी थे तो उन्होंने वहाँ पर भी रीट्रेट किया कि हम इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं। लेकिन बाकी जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन आते हैं, प्रोग्राम्स में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं जी हम इत्तेहादी नहीं हैं। नहीं देखें, ये क्या पॉलिसी है पीपल्स पार्टी? शराकतदार होना, शराकतदार जो है ना वो देख, अगर होते तो हमारे मिनिस्टर्स होते, 12 PM साहब ने या PMLN ने, इन लोगों ने कहा, लेकिन हमने उनको कहा हमने आपको डेमोक्रेसी को चलाने के लिए हमने आपको सपोर्ट ज़रूर किया है, और इनको सपोर्ट करने के लिए हमारा इनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट था। आपको याद होगा पिछली दफ़ा बजट के वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात सामने रखी थी कि भाई आपसे
तहरीरी तौर पे हमारा ये मुआहदा है कि आप PSDP में हमें अपने एतमाद में ले लेंगे, लेकिन क्योंकि आपने जितनी स्कीम्स दी हैं तो मैं किसी सूबे का नाम नहीं लूँगा, तो हमने ये पिछली दफ़ा कहा कि हमारी तो कोई स्कीम ही नहीं है। कल मुलाकात हो जाएगी बिलावल भुट्टो की? देखिए बिलावल साहब की तो, बिलावल साहब यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, PM साहब हमारे मुल्क के हैं, और मैं समझता हूँ उनकी आए दिन मुलाकात होती रहती है। लेकिन मैंने आपको ये कहा कि कल की मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाए। देखें, दूर होने वाली बात नहीं है, हम तो याद करवाते रहते हैं कि आपने भाई हमसे क्या क्या वादे किए थे, कहाँ कहाँ पे खिलाफ वर्जी की थी। मैं गिनवा देता हूँ आपको कि PSDP के लिए, बजट के लिए आपने हमें कहा, लेकिन फिर भी हमने, चूँकि बजट में अगर आपको वोट न देते तो गवर्नमेंट चली जाती। तो सबसे पहली बात ये थी, हम तो चाहते हैं बजट दोबारा उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी, बल्कि अभी से हो गई हैं। इस मुल्क के में जमहूरियत रहनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल पार्टी चलाती है। उसके बाद देखें 26वीं तरमीम जो है उसमें हमने सपोर्ट किया, बल्कि वो टोटल जो कुछ भी है मैं समझता हूँ वो क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जाता है। उसके बाद आपने जो है जहाँ जुडिशल कमीशन बनाया तो उसके में सारे मेंबरान जो हैं उसमें आपने हमें कोटा नहीं दिया। उसके बाद आपने चोलिस्तान वाला पानी का काम कर लिया। हमने हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध के लेटर लिखने के बावजूद 1 साल हो गया CCI का इजलास, जो कि 3 महीने में 90 डेज में होना चाहिए, 1 साल से वो नहीं, आप वो इजलास पंजाब के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो पंजाब के भी, पंजाब के तो वहाँ के बहावल नगर वाले, इनको समझ उस वक्त लगेगी जब ये सिलसिला जो है ये शुरू हो जाएगा। तो यकीनी तौर पे इन्हीं लोगों का पानी आगे जाने का है। तो उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इस किस्म की हैं कि जो हम उनको बारहा याद कराते थे कि आप ये देख लें। कल अगर मुलाकात हो जाती है बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म के साथ तो कल ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। देखें, गुजारिश मेरा कहना ये फेडरल गवर्नमेंट है, हम तो उनको बार बार एक बात याद रिमाइंड करवाते रहेंगे। आप देख लें, लेकिन कल की मुलाकात के बाद भी रिमाइंड करवाने की अगर नौबत आई देन बात ये कि हमने तो ये कहा, आसिफ साहब का आपको पता, गवर्नर हाउस पंजाब में जो उन्होंने कहा था कि हमारा साथ रहना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी घुट्टी में है कि हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में चलाते हैं। आप ये बताएं कि अगर आज ही हट जाते हैं, अगर आज हम अलहदा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कहाँ पे होगी, मुल्क की सूरत हाल क्या होगी, उसका मोरद इल्ज़ाम फिर कौन होगा? वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल पार्टी कभी अपने सर नहीं लेगी। तो जो भी है, जैसा भी गवर्नमेंट चला ले, बाकी बात ये है यानी कि जो भी है जैसा भी है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसी हुकूमत के साथ इसी तनख्वाह पे मौजूद रही। तनख्वाह वाली बात आप नहीं कहें। देखिए, मैंने आपको कहा, हमने तो बैठो में सरकार बैठी हुई है, इनकी सीटें ज़्यादा थी, हमने इनको भी PTI को भी हमने ये कहा था कि भाई हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब ने वो बात की जो कि जमहूरी थी, आईनी थी, कानूनी थी, भाई कि आपका हक बनता है आप गवर्नमेंट बने, हम आपके साथ नहीं होंगे, आपको वोट देकर हम बैठेंगे जो PTI ने एक सियासी गलती की, आपकी ऑफर ना कबूल करके बैठेंगे अपोजिशन में। तो बात ये है कि आपने जो दोबारा कहा, मैं कहूँगा मौजूदा गवर्नमेंट को हम बारहा कहते हैं भाई कि यानी कि सेंटर साहब अभी भी बजट में वोट देंगे पीपल्स पार्टी में, कोई दो राय नहीं। देखें, अभी PSDPs बन रही हैं। आज भी मैं आपको गुजारिश ये करूं कि हमारी जो है रेलवे की आज मीटिंग थी और रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो वहाँ पे चूँकि हमारे सेनेट के रूल्स में है कि 31 जनवरी तक सारे जितने डिवीजन डिपार्टमेंट हैं वो अपनी PSDP की स्कीम्स जो है हर स्टैंडिंग कमेटी में लेके आएंगे और सेनेट की कमेटी उसको एग्जामिन करके 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट हाउस में ले करेगी। तो वहाँ पे आज हमने जाके देखा, मैं चूँकि वहाँ पे मैं स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे उस रेलवे कमेटी में मीटिंग में मौजूद था, कि जितने प्रोजेक्ट सिंध से मुतल्लिक हैं, ML1 आप देख लें कि 2017 से ML1 जो है 2017 से चल रहा है, 7 दफ़ा उसमें एक्सटेंशन हो चुकी है, और जो 20,000 मिलियन का प्रोजेक्ट, और इस दफ़ा लोकेशन जो है वो जितनी मांगी गई है वो कितनी जी, 400 मिलियन। सोचिएगा 20,400। K4 की पोजीशन जो है वो आप देख लें, M6 की जो पोजीशन है वो आप देख लें। तो बात ये है कि बिलावल साहब तो यही कहने गए हैं कि भाई अगर अभी आपके डिपार्टमेंट्स जो हैं अगर कोई बजट तैयार कर रहे हैं तो भाई आप जो आपने हमसे बात की हुई है इक्वल बेसिस पे चले। इस वक्त भी आप देख लें कि हमारे जो सियासी लोग हैं उनका ये एहतजाज है कि पंजाब में उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, उनकी फंडिंग नहीं हो रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने कहा जमहूरियत के लिए हमने तो जानों के नजराने दिए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात आपके मौजूद है, लेकिन बजट पे आप लोग वोट कर देंगे। ये डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान अफजल साहब, बजट के हवाले से आपको खतरा कोई नहीं, आपकी हुकूमत को डिरेल नहीं करना चाहती पीपल्स पार्टी, लेकिन आप लोग उनको इतना भी कॉर्नर ना करें, इतना भी दीवार से ना लगाएं, ये पीपल्स पार्टी का शिकवा है। और आपकी 1 साल की कारकर्दगी, जो कि रिपोर्ट प्रेसिडेंट ने भी तलब कर ली, प्राइम मिनिस्टर ने भी मेरा ख्याल है कि तलब कर ली, कल वो इस पर फेडरल कैबिनेट का खुसूसी इजलास बुला रहे हैं, लेकिन शहादत आवान साहब भी और सरका तैमूर साहिबा भी आपकी 1 साल कारकर्दगी को मुसलसल क्वेश्चन कर रहे हैं। राना एहसान साहब, नहीं देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी, उसका हम कोई तारीफ करें, नंबर्स और फिगर्स जो दुनिया भर में वो बता रहे हैं, हमारी क्रेडिट रेटिंग्स जो है, मूडीज़ हो, फिच हो, वो बेहतर हो रही हैं, IMF की हेड हो, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर तारीफ कर रही हैं पाकिस्तान की कमिटमेंट की। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एक्सपोर्ट के जो फिगर्स हैं, बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स हैं, बढ़ती हुई रेमिटेंसेस हैं, रुपया स्टेबल है, तो बहुत कुछ 1 साल के अंदर अचीव हुआ है। और आगे अब हमने ग्रोथ की तरफ जाना है, और ऐसी ग्रोथ जो कि सस्टेनेबल हो, जो एक्सपोर्ट लेड हो और कंजम्पशन। लेकिन राना साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्या आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेबल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, जब आपकी अपोजिशन आपसे नाला हो, सड़कों पे आने को तैयार हो, पोस्ट प्री बजट सड़कों पे अगर एहतजाज कर रही होगी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर एहतजाज कर रही होगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, तो क्या इकोनॉमिक स्टेबल ग्रोथ हो सकेगी? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकेगी, क्योंकि अगर आप पिछले 2 साल को अगर उसका जो है वो उसको एग्जामिन करें, तो PTI ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने में। यहाँ तक कि मुल्क के अंदर तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन्होंने फैलाई अपनी लॉन्ग मार्चेस, या जो भी धरनों से, या जो धावे इन्होंने इस्लामाबाद में बोले, या जिस तरह की एक होनी अनहोनी की सूरत हाल फैलाई, उसके बावजूद मुल्क आगे बढ़ा है माशी तौर के ऊपर। बल्कि इन्होंने दुनिया भर में जो पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलाई, चाहे वो अमेरिका हो, वहाँ गली गली कूचा कूचा कांग्रेसमैन के तरले लिए, उनसे ख़त लिखवाए, उनसे बयानबाजियाँ करवाई, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने की, UN को शिकायतें की, GSP प्लस के ऊपर हमला आवर हुआ, IMF को जो है वो डोसियर दिए। तो दुनिया भर में इन्होंने मुल्क को पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। अभी टाइम मैगजीन में उनका आर्टिकल छपा है इमरान खान का, जिसमें बड़े संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, एक्सप्लोसिव। और देखें बात ये कि वो कैसे छपा और वो किसने लिखा, क्योंकि जो जेल की इंतजामिया वो तो कह रही है कि कोई आर्टिकल ना यहाँ से भेजा गया, ना हमने इनको देखा लिखते हुए। तो इसी तरह वो एक कैदी की ट्वीट जो हैं, वो भी कोई ट्वीट्स कर रहा है। तो ये सारा बहरूने मुल्क की लॉबियां जो हैं वो ये खान साहब के बिहाफ पे ये सारा कुछ कर रही हैं। बहरहाल देखें, उसके बावजूद मुल्क ने तरक्की की। तो अब देखें, अवाम देखती है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश कर रही है, हमने उसका हिस्सा नहीं बनना। और आप देखेंगे कि इकोनॉमिक विजन जो है, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया है, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। लेकिन तो सर माजरत के साथ एक छोटा सा सवाल, एक साल कारकर्दगी एक तरफ, लेकिन रमज़ान में सहर इफ्तार में अगर अवाम को गैस तक नहीं मिल रही, अगर वो सहरी इफ्तारी करने में जो है बिल्कुल लाचार होकर रह गए हैं, तो सर फिर 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्टें जितनी मर्जी आप सुनाते रहें, जितनी मर्जी आप दिखाते रहें। देखें, कोई नहीं कह रहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर संगीन मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उनको एक करके हम उनके हल की तरफ जा रहे हैं। और रमज़ान के अंदर ज़ीरो लोड शेडिंग है, कोई लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। अब गैस जो है वो तो पहले ही 20 या 30% पाकिस्तानियों के पास गैस है, बाकी 70% पाकिस्तान तो गैस के बगैर ही चलता है जो आबादी के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि वो 30% जो गैस का जिसको आदत है वो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, लेकिन इसको भी इंश्योर किया जाएगा कि गैस की लोड शेडिंग ना हो। बहरहाल 70% पाकिस्तान के पास तो वैसी गैस नहीं है। तो ये सारे देखें, बात की 1 साल की कारकर्दगी बहुत कुछ है, लेकिन हमें अब आगे बहुत कुछ और करना है। हम ये नहीं कहते हमने बड़ा तीर मार लिया है, अभी बहुत इम्तिहान और है। ज़रका तैमूर साहिबा, आपका इस पे मुझे रिमार्क्स ज़रा चाहिए होंगे, और ख़ासतौर पे ये कि 1 साल कारकर्दगी में इस हुकूमत के पास दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इंतशार की ही सियासत करती है, ये बयानिया है PMLN का।
जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि PMLN का बयानिया अगर चल रहा होता तो ये इतनी तकलीफ में ना होते। आपने हमें तो दीवार के साथ लगा दिया। आप अगर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर, कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में कर लें तो ये तो देखें ना, इतने तजर्बाकार, एक एक इनका मिनिस्टर बड़े तजर्बाकार लोग हैं, सूबे में भी तजर्बा है, फेडरेशन में भी तजर्बा है, बाहर का भी तजर्बा है, तो फिर डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए सिर्फ IMF के लोन लेने इस वजह से कि IMF आपको देना चाहती है, और जो आपके ग्लोबल मसाइल हैं वो मसाइल एक और वजह है, क्योंकि इस वक्त ब्लू आइड बॉय हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। हमारी वेस्ट जो यूरोप है जो इस वक्त आजकल बड़े वो मुश्किल हालात में है। मुल्क हमारा है जी। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ फरीदा, ये मुल्क हमारा है और ये हम सब ने मिल के चलाना है। अगर कोई किसी और पार्टी में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा भाई नहीं है या हमारी बहन नहीं है। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम सबको अपना हिस्सा डालना है, मगर अगर हमारी नीयतें ठीक नहीं होंगी। अभी बड़ी अच्छी बात की राना साहब ने, उन्होंने कहा जी लोड शेडिंग नहीं होगी। अरे भाई कल और आज तो मैं सुबह से शाम तक बिजली बंद होती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता ये कौन सी लोड शेडिंग है। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ तो मुझे तो वही लोड शेडिंग नज़र आ रही है, मगर दुआ ये है कि अल्लाह ताला कोई बेहतर चीज़ कर दे। मगर देखें और गैस आ रही है आपके घर में ज़रका तैमूर साहिबा, गैस आ रही है? घर तो जी सिलेंडर पे चलता है। हम तो उन खुशकिस्मत लोगों में नहीं है जिनके घर पाइप से गैस आता है। अच्छा, तो हम तो ये लाहौर की सूरत हाल है। कोई ऐसा लाहौर शहर में आपको मैं आपकी तरफ दोबारा भी आती हूँ, लेकिन सेंटर शहादत भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मेरा कहना ये है कि राना साहब बिल्कुल बजा तौर पे कह रहे हैं कि जहाँ पे गैस पैदा होती है उन लोगों के पास भी गैस नहीं है। लेकिन मैं F72 में रहता हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मेरा कुक कहता है जी 8:30 बजे आप खाना खा लें, क्योंकि 9 बजे जो है गैस चली जाएगी। नंबर 1, मैं नाम लेके सेक्टर का बता रहा हूँ। उसके अलावा बिजली जो है कल भी मेरे घर पे नहीं थी, आज भी नहीं थी, सारी रात जनरेटर चलता रहा, शहरी में जनरेटर चलता रहा। हम इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं और इस्लामाबाद के जबरदस्त सेक्टर की बात कर रहे हैं। F72 मेन कोसार रोड जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि ये चलें जी मुझे बिजली नहीं मिलेगी, मेरे यहाँ गैस नहीं होगी, लेकिन गरीब का जो मसला है असल ना नफ़का है गरीब का। उसके अलावा बात ये कि बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट को, जो कि यकीनी तौर पे बिलावल साहब भी मशवरा बार बार देते हैं, देंगे, वो ये है कि गरीब के दुखों का मदावा है उसका लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन। तो भाई आप पंजाब में और इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाएंगे तो जगह जगह पे जिस आदमी तक किसी आम आदमी की, गरीब आदमी की अप्रोच होगी वहाँ तक वो पहुँचेगा, तो तब पता चलेगा कि मुल्क में क्या हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। ये उम्मीद है कि कल बिलावल भुट्टो ये एक बार फिर रिमाइंड करवाएंगे और कल के बाद रिमाइंड करवाने की दोबारा जरूरत ना पड़े। बात ये है कि अब ये तो राना साहब से आप कमिटमेंट लेना जी कि आप कब इस्लामाबाद में इलेक्शन कब करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है और आपके राना एहसान साहब आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, राना एहसान साहब जरा क्विकली फरमा दीजिएगा ताकि फिर मैं क्लोज करूं। देखिए मैं तो खुद लोकल बॉडीज़ का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि नई क़यादत लोकल बॉडीज़ के थ्रू आएगी और मैक्सिमम पावर स्ट्रक्चर में अगर आपने पार्टिसिपेशन आवाम की करानी है या उनको एक्सेस देनी है वो लोकल बॉडीज़ के ज़रिए। तो मैं अगर कोई डिले है, मुझे नहीं पता, मैं आपको उसकी वजह अभी नहीं बता सकता कि क्या डिले है, लेकिन मैं हामी हूँ लोकल बॉडीज का। मैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने का भी हामी हूँ। तो मैं जरूर पता कर लूंगा कि कहाँ पहुंचा है मामला और फिर अगले प्रोग्राम में आपको जरूर इंशाल्लाह। सेनेटर सरका साहबा आपका लास्ट क्विक कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। बस जी देखिए बात सुने, ये आपस की सियासी लड़ाइयों में इस मुल्क का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 77 साल में। अब वक्त आ गया है कि अपने मुल्क को अपना सगा मुल्क समझें और मिलजुल के इसको आगे चलाएं। जो आपने हमारे लोग जेलों में बंद किए हुए बगैर ट्रायल्स के, उनको आप रिलीज करें। लोगों के ऊपर वॉर क्रिमिनल्स की तरह उनके साथ आप ना करें बर्ताव, और सिविलियंस का सिविल कोर्ट्स में ही हिसाब होना चाहिए। और लोगों के साथ जो सख्तियां आप कर रहे हैं, हुकूमत
इसकी जिम्मेवार है और हुकूमत को ये काम नहीं करने चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया सेंटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, सेंटर शहादत आवान साहब और राना अफजल खान साहब। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बड़े अहम इशू के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। कुलभूषण यादव को पकड़े हुए आज 9 साल मुकम्मल हो गए और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में एक इंतहाई अहम इशू के हवाले से बात करेंगे। आज 9 साल मुकम्मल हो गए हैं कि भारतीय जासूस, भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई करके और बड़ी गहराई से मॉनिटरिंग करके और इस चीज़ को मॉनिटर करके इस चीज़ के पीछे लग के उसकी गिरफ्तारी की। और इस तरह से उनके हाथ में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के हाथ में एक जिंदा सलामत सबूत आया कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, साजिशें करवाता है, पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान की सलामती के दर पे है। भारत हमेशा से इस इल्ज़ाम की, बल्कि इस हकीकत को डिनाई करता रहा, लेकिन भारतीय जासूस, रॉ के जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी, जिंदा सलामत और फिर उसका एतराफ़ जुर्म, ये एक ऐसा नाकाबिल तरदीद सबूत है कि जो भारत को इस कदर हजीमत हुई, इस कदर शर्मिंदगी हुई कि उन्हें एडमिट करना पड़ा कि ये वाकई उनका ऑफिसर है और ये वाकई भारत का शहरी है। सो ये 9 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। 3 मार्च 2016 को भारतीय जासूस की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। अभी कुलभूषण यादव अभी भी पाकिस्तान की तहवील में है, पाकिस्तान की हिरासत में है और उसको ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आलमी तमाम तर क़वानीन के मुताबिक हर किस्म से उसकी कानूनी मदद भी की गई, जो उसके कानूनी राइट्स हैं बतौर एक कैदी के, जो उसके इंसानी राइट्स हैं, उसकी फैमिली से भी उसकी मुलाकात करवाई गई और पाकिस्तान ने तमाम प्रोवाइड किए। 9 साल मुकम्मल होने पे भारत के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के हाथ में एक नाकाबिल तरदीद, एक इर्रेफ्यूटेबल सबूत जो आया है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसी पे ज़रा मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए प्रोग्राम में। थैंक यू। इतना बड़ा एविडेंस और ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड के साथ कि भारत हमेशा से पाकिस्तान पे इल्ज़ामात आयद करता रहा, आज भी आयद करता रहा है आज तक, लेकिन भारत के पास पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है क्योंकि वो सिर्फ इल्ज़ामात, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एक इर्रेफ्यूटेबल जिंदा सलामत एतराफ़ जुर्म के साथ मौजूद एक सबूत है। क्या पाकिस्तान ने इस सबूत को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है अपने इस मुकदमे के मुतालिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, कुलभूषण जो है वो एक जो एक्चुअल भारत है ना, उसकी रिफ्लेक्शन है कि भारत है क्या असल में, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे ये जो प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की जो एप्लीकेशन की है भारत ने, ये उसी की एक कड़ी है जिसको हम देख रहे हैं। जी देखिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने तो दे हैव डिसाइडेड रीच टू दिस कंक्लूजन कि वो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान को कभी शायद उस तरह की शिकस्त न दे सके जो वो चाहता है। वो पाकिस्तान को एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पर अपने नेबरहुड में चाहता है, जो कि पाकिस्तान ने कभी भी ऑल टुगेदर जब से आज़ाद हुआ है उस वक्त से उसको निगेट करता रहा है। तो उसने ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया है अपने कुलभूषण को, अपने सर्विंग ऑफिसर को यहाँ पे भेजना, और ये सबसे पहले तो बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। क्रेडिट गोज टू दोज इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन ऑफिसर्स, उन जवानों की जिन्होंने इसको अनअर्थ किया है। और पूरी दुनिया को अब हम जब सबूत देते हैं जो हमारे ऊपर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर की एप्लीकेशन हो रही है, तो कुलभूषण उनमें से एक ऐसा सबूत है जो कोई उसको निगेट नहीं कर सकता, कोई उससे इनकार ही नहीं कर सकता, और वो जीता जागता, जैसे आपने कहा, सबूत है, वो हमारे पास मौजूद है। तो उसी का ये शाखसाना है, उसी एप्लीकेशन का ये शाखसाना है। लेकिन आपने जो अभी जो सवाल किया कि पाकिस्तान उसको यूज किया या उसका इस्तेमाल सही किया यानी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पाकिस्तान जो आलमी इंसाफ की अदालत है, वहाँ जब केस किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट मिली है, पाकिस्तान को उन्होंने माना है, और उसके बाद
سب نے یہ مانا ہے کہ یہ سرونگ انڈین نیشنل نیول آفیسر ہے جو پاکستان بھیجا گیا تھا ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان، اسپیناج کے لیے اور تخریب کاری کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا، اور وہ اس کو انہوں نے ثابت ہوا کہ یہ چیز ہے۔ اب دیکھیں اس وقت انڈیا کی ایک انفارچونیٹلی ایک ایکسیپٹنس ہے، ایک لوگوں کے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے ساتھ ایک جو اکنامک انٹرسٹ ہیں یا جو ان کے جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں خاص طور میں جو انڈیا کو جو انہوں نے واچ ڈاگ کا رول دیا ہے، تو اس میں بڑی طاقتوں کی اس وقت ایک ایکسیپٹنس ہے، بٹ ہاؤ ایور یہ جی ہاں تو دیکھیں یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ چیزیں چلتی ہیں جی، تو بٹ پاکستان کے پاس وہ ثبوت موجود ہے، اور جب تک وہ ہمارے پاس موجود ہے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے خاص طور پہ بلوچستان اور کراچی، پھر اگر آپ ان کے دیکھیں تو 2003-04 میں ایز اے جونیئر آفیسر بھی یہاں پر کراچی میں اپنی، اور انہوں نے کنفیشن کی ہے، یہ وہ چیزیں جو خود اپنی زبان سے انہوں نے بولی ہیں، تو وہ یہاں پہ کرتے رہے، پھر راؤ نے ان کو پک کیا، اور جیسے تھرو ایران مبارک پٹیل کے نام تھے ان کو، وہ دیٹ از اے ہسٹری جو سب کو معلوم ہے، لیکن یہ جو اپلیکیشن ہے اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہے، اور اس کو سزا ہو چکی ہے، آئی ایم شیور کہ آگے چل کے جو پاکستان کیونکہ ایک کمیٹی آف نیشن میں ایک رسپانسیبل کنٹری ہے، تو وہ جتنے بھی انٹرنیشنل پروسیجرز یا لا فیئر کے نیچے جو بھی چیزیں ہوں گی اس کی اپلیکیشن تمام آبزرو کی بھی گئی ہیں اور مزید بھی کی جائیں گی، لیکن ابھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں، یہ صرف ایک ایسا ثبوت ہے جو پاکستان نے پکڑا، اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سے ثبوت ایسے موجود رہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جو کہ شاید منظر عام پہ نہ آتے ہوں، بٹ وہ اسٹیٹ ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں، بٹ اسٹل بلوچستان میں جو تخریبی کارروائیاں ابھی بھی جاری ہیں جن کے پیچھے ڈیفینیٹلی بھارت کا ہاتھ ہے، اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے کلبھوشن یادو کا بطور ثبوت ہمارے پاس موجود؟ دیکھیں غریدہ، پاکستان میں جو ابھی اپلیکیشن پراکسی وار اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا ہو رہا ہے انڈیا کے ایز اے اسپانسر، ان کو کلائنٹس کی صورت میں پاکستان کے اندر سے بہت سارے ایلیمنٹس اویلیبل ہیں، جیسے فتنہ الخوارج کا ٹی ٹی پی وہاں پہ اویلیبل ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، مجید بریگیڈ ہے، انڈیویجولز ہیں کراچی کے بیچ میں ان کو انڈیویجولز مل جاتے ہیں، گروپ مل جاتے ہیں جو کلائنٹ کی صورت میں ان کو اویلیبل ہیں، اور وہ ان کا یوز کر رہا ہے۔ جیسے میں نے بتایا پہلے کہ کنونشنل ڈومین میں اس نے دیکھا جی پاکستان تو ہر ایسکلیشن لیڈر پہ ادھر میچنگ رسپانس کے ساتھ آتا ہے یا اس سے اوپر جاتا ہے، اگر وہ 5 ایٹمی دھماکے کر رہے ہیں تو یہاں سے 8 ہو رہے ہیں، اگر وہ 4 ویپنز دن دہاڑے پھینک کے جا رہا ہے بالا کوٹ میں تو پاکستان نیکسٹ ڈے 6 ٹارگٹس کو لاک کرتا ہے، اور وہ بھی دن کی روشنی میں کرتا ہے، وہ اگر اندھیرے میں آئے تو دن کی روشنی میں، تو وہاں جب رسپانس نہیں دے سکا تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تو یہ کلائنٹس اس کو اویلیبل ہیں، ڈی سٹیبلائز وہ ان کے ذریعے کر رہا ہے، اسی میں اکنامکس بھی اس کی انوالو ہو گئی ہے، اور انلیگل اسپیکٹرم اب نارکوٹکس کا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کا جس طریقے سے اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر بھارت کی یہ اسٹیٹ پالیسی ہوگی غریدہ، دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں ابھی لانا چاہ رہا ہوں، آپ چاہے وہ نجر کا مرڈر ہو کینیڈا میں، چاہے وہ گرفن سنگھ کا ہائر فار مرڈر کا کیس ہو، اب وہ وہاں پہ بھی ایک ان کے آفیسر تھے یادو کے نام سے تھے، تو اس کو وکاس یادو، ہی واز دیر سی آر پی ایف ان کا جو پولیس ریزرو ہے اس کا ایک آفیسر تھا جو وہاں پہ مین لیڈ کر رہے تھے اس پلاٹ کو، اور امیت شاہ ان کے جو منسٹر ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی عدالت نے امپلیکیٹ کیا ہے ان کے سٹنگ منسٹر کو، تو یہ اس بھارت کا ہندوتوا کے بھارت کا ایکچوئل اپلیکیشن ہے ایز اے پالیسی انسٹرومنٹ کے طور پہ، ٹرانس نیشنل ٹیررزم ان کی پالیسی ہے، ابھی نارکوٹکس کے پیسے کے ساتھ ان کی پالیسی آگے، انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ پالیسی ہے، تو یہ تو پاکستان کا فیوچر وارفیئر ہائیبرڈ اور گرے ہائیبرڈ میں اس کی اپلیکیشن وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے۔ اچھا، تھینک یو سو ویری مچ، یہ اتنا کمپلیکس اتنا کمپریہنسو سبجیکٹ ہے کہ اس پہ بہت تفصیل تک آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہو سکتی ہے، بٹ وی ہیو رن شارٹ آف دا ٹائم فار دا آن ایئر ٹائم فار دس پروگرام، سو تھینک یو ویری مچ کہ تشریف لانے کے لیے، آپ کی انپٹ کے لیے۔ دیٹس اے ریپ، یہ تھا آج کا پروگرام، آل سی یو انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock آن GTV۔ اللہ حافظ۔